राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 55 नंबर की आपकी जीके आने वाली है, जिसमें आपकी हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चंस, साइंस के 15 क्वेश्चंस और इंडिया जीके के 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये 55 नंबर आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भी मेनली जो आप अटकने वाले हो वो आप इंडिया जीके एंड साइंस के अंदर अटकने वाले हो। यहां पर आपका कम स्कोर बनेगा। हरियाणा जीके आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। जो नए स्टूडेंट है उनको एक बात बोलना चाहूंगा, साइंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक वाइज मैं पढ़ा चुका हूं। उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाके आप देख सकते हो, वहां से जाके आप सीख सकते हो जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है जी, आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे तो साइंस में आपका स्कोर है वो अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें 55 नंबर में मैक्सिमम स्कोर करना है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ओके जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये आपका साइंस का इंडिया जीके दोनों में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मक्खी का जैविक नाम है, ये अपने को बताना है। हर इंडिया जीके साइंस की क्लास में मैं ये क्वेश्चंस ऐड कर देता हूं क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हमें बताना है कि कौन सा घरेलू मक्खी का जैविक नाम है, ये अपने को बताना है। घरेलू मक्खी का आपको बताना है। देखिए क्या है, पोएसी, ये किसका होता है? पोएसी है, वो किसका जैविक नाम होता है? पोएसी। तो ये एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये किसका हो जाएगा? घास का हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई? घास का जैविक नाम हो जाएगा। इसके अलावा ट्रिटिकम एस्टिवम, ये किसका नाम हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टिवम है, ये किसका नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा जो हम अनाज ग्रहण करते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए गेहूं। तो ये किसका हो जाएगा भाई? गेहूं का रासायनिक नाम हो जाएगा ये। इसके अलावा घरेलू मक्खी का कौन सा हो जाएगा? मस्का डोमेस्टिका। क्या हो जाएगा? मस्का डोमेस्टिका है, ये घरेलू मक्खी का नाम हो जाएगा और ये बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है जी, जिस प्रकार से आपने देखा होगा ना, मक्खी प्यार से भिनभिनाती हुई आती है, मस्का मारती हुई आती है और फिर खाने के ऊपर बैठ जाती है। तो घरेलू मक्खी है, उसका नाम क्या हो जाएगा? मस्का डोमेस्टिका हो जाएगा। प्राइमेटा है, ये किसका होगा? प्राइमेटा है, वो प्राइमेट का होता है जो हम स्तनधारियों में मेनली पाया जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स में कुछ दे देता हूं, जैसे बंदर हो गया, ठीक है जी, बंदर हो गया, वानर हो गया। अगर ये आपको ना दिखे तो लामूर, लांगूर दिखे, ये हो जाएगा, वरना फिर इसके लास्ट में क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध स्टार वादक हैं, वह कौन है, ये अपने को बताना है। इतनी हिंट आपको दे दी है कि प्रसिद्ध स्टार वादक हैं और पुस्तक का नाम क्या है? माई म्यूजिक माई लाइफ। माई म्यूजिक माई लाइफ। तो भारत में प्रथम जो ग्रैमी अवार्ड मिला है, भारत में जो प्रथम ग्रैमी अवार्ड जिस व्यक्ति को मिला है वो यही है, प्रथम ग्रैमी अवार्ड। ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड है। ये भारत में बहुत कम संगीतकारों को मिला है, जिसमें एक ए आर रहमान का भी नाम है भाई, ठीक है, जाकिर हुसैन का नाम भी है। इसमें बताइए प्रथम व्यक्ति हैं जिनको ये मिला है, प्रथम व्यक्ति हैं जिनको ये ग्रैमी मिला है भैया। 1968 में, 1968 में ये मिला था और इनका नाम हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा भाई पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर, ठीक है जी, पंडित रविशंकर है, इनकी पुस्तक का नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ। ठीक है, तो भारत में प्रथम ग्रैमी लाने वाले व्यक्ति भी यही हैं। 1968 में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। इसके अलावा इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न मिल चुका है। इसके अलावा इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी।
और ये कब मिला था? 1999 में मिला था, यानी कि 1999 में मिला था, 1999 में मिला था। एक सेकेंड, तो यहाँ पे याद हो गया आपको, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, पंडित रविशंकर जी हो जाएंगे। ठीक है, डिलीवरी वाले भैया आ गए थे भाई। ठीक है, और घर पे अभी सभी सोए हुए हैं, अपने गर्मी के मजे ले रहे हैं आराम से, क्योंकि अब गर्मी पड़ रही है, बारिश तो हो नहीं रही, तो दोबारा से गर्मी हो रही है, इसलिए सब सुते हैं आराम से मजे से, तो इसलिए बीच में जाना पड़ा है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किस अधिनियम में प्रतिस्पर्धा पर अंकुश लगाने से लेकर बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की ओर बदलाव किया गया? अब कौन से अधिनियम के तहत ये चीज की गई वो अपने को बताना है। तो ये हुआ था भाई प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो मुगल सम्राट औरंगजेब था उसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। मुगलों में जो अंतिम शक्तिशाली रहा है वो औरंगजेब ही था, इसके बाद सारे के सारे कमजोर होना स्टार्ट हो गए थे। इसको जिंदा पीर की उपाधि दी गई है। ऐसा क्यों था? क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों का कत्ल करवाया था उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको जिंदा पीर की उपाधि दी गई है। इसके अलावा इसने जो जजिया कर है उसको दोबारा स्टार्ट करवा दिया गया था। 1679 में इसने जजिया कर की दोबारा शुरुआत की थी, जजिया कर के। अब ये जजिया कर होता क्या था? ये जो मुस्लिम धर्म को छोड़कर जो अन्य धर्म के जितने भी व्यक्ति थे, अन्य धर्म के जितने भी व्यक्ति थे उनको ये क्या कर देना होता था। ठीक है जी, इसको क्या बोला जाता था? जजिया कर बोला जाता था कि अगर आपको अपने मंदिर में भी जाना है तो उसके लिए आपको कर देना पड़ेगा, मुस्लिम धर्म को छोड़कर। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है जी, सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी मोहम्मद बिन कासिम ने, इसकी शुरुआत की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। कब की थी? 712 ईस्वी। ठीक है जी, 712 ईस्वी में है वो, इसकी शुरुआत की गई थी। फिर इसको हटा दिया था, किसने हटाया था? मुगल ही शासक था जिसने हटाया था, और वो कौन था? वो था अकबर, जिसने 1564 में इसको हटा दिया था। अकबर ने 1564 में अकबर ने हटा दिया था। उसके बाद इसको दोबारा लागू किसने कर दिया? औरंगजेब आया। कहां गया औरंगजेब? ये रहा, औरंगजेब आया और 1679 में इसने दोबारा जजिया कर को लागू कर दिया। लेकिन इसको पूर्णतः समाप्त किसने किया था? पूर्णतः समाप्त किया, हमेशा के लिए हटा दिया 1720 में मोहम्मद बिन जो रंगीला था उसने। ठीक है, कब? 1720 में। 1720 में इसको हमेशा के लिए हटा दिया मोहम्मद बिन रंगीला ने। ठीक है जी, मोहम्मद बिन रंगीला ने इसको हटा दिया था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कब लागू हुआ, सबसे पहले कब आया, अंत कब हुआ, तो आप देख सकते हो। जजिया कर क्या था, एक बार ये भी पूछा गया था। तो अन्य धर्म, मुस्लिम धर्म को छोड़कर अन्य धर्म पर लगने वाला जो कर था उसको बोला जाता था जजिया कर। ओके, तो जिंदा पीर औरंगजेब हो जाएगा। और औरंगजेब किसका समकालीन था? तो महाराजा शिवाजी का समकालीन था। ये भी एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि सूर्योदय स्माइल फाइनेंस बैंक, स्माइल नहीं स्मॉल, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी जो सूर्योदय नाम का छोटा सा फाइनेंस बैंक है। ठीक है, भारत रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस करने वाली कंपनी कहां की थी? ये अपने को बताना है। तो जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये कहां का था भाई? ये था महाराष्ट्र का। कहां का था? महाराष्ट्र का। और इसने 2017 में क्या किया था? रिजर्व बैंक से भाई लघु वित्त बैंक का जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब ले लिया था भाई कि हम लघु वित्त बैंक बना सकते हैं। तो ये महाराष्ट्र का बैंक था। 2017 में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमिशन मिल गई थी मतलब उनको। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे?
जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम्स के लिए भी, और अभी हाल ही में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसमें क्या था कि जितने भी राजनीतिक कैदी थे, इस शब्द को सुनिए, जो राजनीतिक कैदी थे उनको रिहा करने के लिए यह समझौता हुआ था। और गांधी जी ने क्या किया था, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में इन्होंने भाग लिया था, क्योंकि इन्होंने बोला था कि अगर आपको मुझे गोलमेज सम्मेलन में बुलाना है तो आपको क्या करना होगा, जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा करना होगा। और गांधी जी ने वहां पर हस्ताक्षर कर दिए, और जिसकी वजह से माना जाता है, सिर्फ एक सिग्नेचर की वजह से, अगर इन्होंने अच्छे से पढ़ा होता, राजनीतिक कैदियों के साथ साथ क्रांतिकारियों का भी नाम लिखा हुआ होता, तो भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी को फांसी की सजा नहीं मिलती, ऐसा माना जाता है। क्योंकि राजनीतिक शब्द, सिर्फ उन्होंने ये नहीं देखा कि राजनीतिक शब्द लिखा हुआ है, उन्होंने तो जितने भी कैदी थे उनको रिहा करने के लिए किया था। लेकिन फिर ये काम हो गया, और उसके बाद आप सभी को पता है कि भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी को क्या हो गई, फांसी की सजा हो गई थी। गांधी जी हैं वो राउंड टेबल मीटिंग के लिए चले गए थे, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के लिए, और पीछे से ये चीज हुई। ऐसा ही अब हुआ है। अब आप सभी को पता है जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी, ठीक है, उसमें जब अब घोषणा हो रही थी कि भाई जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री है, उसने इस्तीफा दे दिया, उस समय बोला गया था कि हमारे जितने भी शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहां पर कोई उत्तेजित होकर कुछ ऐसी घटना कर रहा था, उसको सजा मिलेगी। यानी जो क्रांतिकारी बन रहे थे उनको अब सरकार छोड़ेगी नहीं। अब कुछ दिनों में आपको पता चलने लग जाएगा, कुछ रील्स आपके सामने आने लग गई होंगी और कुछ और आने लग जाएंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसलिए ये दोबारा में चर्चा में आ चुका है। ठीक है जी, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी जिस हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे उस समय ये भी काफी चर्चा में ये भी रहा था कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो ये है भाई अनुच्छेद नंबर 32 में। इसमें है अनुच्छेद नंबर 32 में है, जब भी हमारे मौलिक अधिकारों को छेड़छाड़ की जा रही होती है, उनको छीना जा रहा होता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, अपना सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके पास ये अधिकार होता है कि वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है जी, सरकार को गिराने का अधिकार भी इनके पास होता है। तो जो इस समय कौन सा हो रहा था भाई, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बोलने की आजादी है उसको छीना जा रहा था। मतलब ये चीजें चल रही थी थोड़ी थोड़ी। अगर ये पूर्ण रूप से होती, अगर सरकार इन चीजों को नहीं मानती कि भाई ठीक है आगे और बढ़ता ये लाठीचार्ज वगैरह, तो ये लागू हो सकता था। इसलिए काफी चर्चा में आया था अनुच्छेद नंबर 32। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देव समाज की स्थापना कब हुई थी? देव समाज की स्थापना, देव समाज की स्थापना क्वेश्चन नंबर 8 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देव समाज की स्थापना कब हुई? तो जो शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे, शिव नारायण अग्निहोत्री जी थे, उन्होंने ब्राह्मणवाद से अलग होकर अपना एक नया समाज, या बोल सकते हो कि एक नई सभा की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? देव समाज था। देव समाज था। और वो अलग कब हुए थे? 1886 में, और इसी के समय में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन एग्जामिनर 8086 ना मानकर 8087 मानता है। कभी ऑप्शंस में 6 मिलेगा, कभी 7 मिलेगा, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, क्योंकि 86 में अलग हुआ था तो बनने में थोड़ा समय भी लगता है। तो ये चीजें 8086 या 87 एक ही मिलेगा ऑप्शंस में आपको।
ठीक है। तो 1887 में जो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं, उन्होंने ब्राह्मणवाद से अलग होकर देव समाज की स्थापना की थी 1886-87 में। ओके जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रख लेना, किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। आगे बढ़ते हैं कि बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? ये क्वेश्चंस मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, कई बार मौर्य समाज से, और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है, इसलिए सभी स्टूडेंट इसको कमेंट करके बताएगा। ये आप सभी का होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर करके बताएंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और आसान इसलिए है क्योंकि बहुत बार हम इसको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको समझ होगी तभी आप इसका आंसर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक कौन सा है ये अपने को बताना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी है जो, की स्थापना 1977 में हुई थी, क्या ये ठीक बात है? नहीं भाई, इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1975 को, ठीक है जी। सितंबर की जगह 75 होता तो ठीक हो जाता, तो 26 सितंबर 1975 को आरआरबी की स्थापना हुई थी, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है जी। आगे देखिए क्या है कि भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी में 50% का योगदान करती है, क्या ये सही बात है? देखिए क्या है कि भारत सरकार जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनकी शेयर पूंजी में 50% का योगदान करती है, क्या ठीक है या गलत है? बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक है भाई, 50% शेयर पूंजी में निवेश करती है, बिल्कुल ठीक है। नरसिम्हन समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन की अनुशंसा की थी, ये अपने को बताना है, क्या यह ठीक है या नहीं है? ठीक है, ये ठीक है या नहीं है ये आपको बताना है, बताइए। ये 1976 के आसपास की बातें हैं, 1976 में जो बैंकों का एकीकरण हुआ था उस समय की बात है। तो नरसिम्हन समिति नहीं थी, उसका नाम था नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप 1975, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? नरसिम्हम वर्किंग ग्रुप था, वर्किंग ग्रुप था, ठीक है जी। तो ये भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए दूसरा ठीक है, ठीक है। और ये 1975 की बात है, 1975। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा है, इसको हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, इसको हम नमक कानून या नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है जी। नमक सत्याग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। दांडी मार्च हो गया, नमक कानून हो गया, नमक कानून सत्याग्रह हो गया, इसके नाम से जाना जाता है। 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी, 12 मार्च 1930 की उसकी शुरुआत हुई थी, और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था, 24 दिन, ठीक है जी। 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। दिनों की संख्या आपसे पूछता है तो 24 दिन हो गया। कितने व्यक्ति उस समय साथ चले थे? तो 78 व्यक्ति या 78 अनुयायी आप बोल सकते हो, अनुयायी या पालन करने वाले जो इनके साथ थे, साथी थे, वो चले थे, और बाद में ये संख्या है वो हजारों लाखों में हो गई थी, ठीक है जी। 6 अप्रैल 1930 को क्या किया था? इन्होंने नमक बनाया था और नमक कानून तोड़ा था, ठीक है जी। इसके अलावा इसी के बाद 6 अप्रैल 1930 से ही जब इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो उसी समय इन्होंने क्या कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका मतलब है कि हम प्यार से जो भी अंग्रेज बोलेंगे उसको मानेंगे नहीं। अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का पालन न करना, जो बोलेंगे उसका उल्टा हम करेंगे। तो इसकी शुरुआत हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो अगर आपसे पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 1930 में,
और ये कब तक चला था? लगभग 34 तक ये चला था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। ठीक है, 1919 के बारे में तो बहुत बार हम पढ़ ही चुके हैं, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आया हुआ है। T20 क्रिकेट मैच में एक टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? T20 क्रिकेट मैच में, तो भाई T20 का हो, चाहे वनडे का हो, चाहे टेस्ट का हो, सभी में 11 खिलाड़ी होते हैं। सभी में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्रिकेट के अलावा, जैसे क्रिकेट हो गया, इसके अलावा दूसरा कौन सा है? फुटबॉल है, और तीसरा कौन सा है भाई? हॉकी है। ये 3 बड़े खेल हैं, और तीनों बड़े खेलों में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। अभी हाल ही में क्या था? फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था। तो आप सभी को कमेंट करके बताना है कि किसने इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। किसने जीता है फुटबॉल वर्ल्ड कप, ये अपने को बताना है कमेंट करके। ठीक है जी, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 जो हुआ है वो किसने जीता है, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। T20 वर्ल्ड कप तो इंडिया ने जीता था, आप सभी को पता ही है। उष्मा ऊर्जा के अनुप्रयोग से बर्फ टुकड़े के परमाणु कंपन करने लगते हैं। देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट है कि उष्मा ऊर्जा के अनुप्रयोग से जो बर्फ टुकड़े के परमाणु हैं वो कंपन करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। एक बिंदु पर परमाणुओं में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वे अपने स्थिर स्थिति में से अलग हो जाते हैं और स्थिर संरचना खो देते हैं। इसे हम जल निर्माण के रूप में देख सकते हैं। इस विशेष बिंदु को क्या कहा जाता है? सिंपल सी बात है कि जब बर्फ का टुकड़ा है, ये बोला गया कि बर्फ का टुकड़ा है, वो कंपन करने लगता है, तो उसके बाद वो क्या बन जाएगा? जल बन जाता है। जो जल बन जाता है उसी को क्या बोला जाता है, ये अपने को बताना है। तो उसको क्या कहते हैं? गलनांक बोलते हैं भाई। ठीक है जी, उसको क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। ठीक है जी भाई, गल के क्या बन गया? जल बन गया, तो गलनांक बोला जाएगा। HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से अलग अलग बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि पहली महिला सुल्तान कौन थी, तो वो हो जाएगी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी, प्रथम महिला बनी थी। ठीक है जी, रजिया। अब ये किसकी बेटी थी, ये अपने को बताना है। तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी भाई। किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसने 1236 के एंड से 1240 तक शासन किया था। ठीक है जी, 1236 के एंड से लेकर 1240 तक क्या किया था? शासन किया था। ये अपने को ध्यान रख लेना है। यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, HSSC हरियाणा जीके में पूछती है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहां स्थित है। तो अगर रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा में पूछा जाए तो हरियाणा के कैथल में स्थित हो जाएगा, और अगर कैथल में ना दिया गया हो, इंडिया जीके में पूछ रखा हो, तो उस समय आपको नई दिल्ली दे सकता है। ठीक है जी, 2 स्थानों पर माने गए हैं, लेकिन हरियाणा की बात करेगा तो कैथल में हो जाएगा, और अगर कैथल ऑप्शंस में नहीं है तो फिर नई दिल्ली देगा। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत अपनी स्थिति को खालिस्तान में बदलने में सक्षम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HSSC की लैंग्वेज का क्वेश्चन है। देखो, हरित क्रांति के बारे में सभी को पता है, लेकिन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, उसको समझकर आप ऑप्शन पढ़ के आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते। हरित क्रांति के बारे में आप सभी जानते हो कि भाई जो खाद्यान्न फसलें हैं, जैसे उसमें गेहूं चावल मेनली हो गया, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। अब ऑप्शंस पढ़िए। एक कृषि राष्ट्र के विनिर्माण राष्ट्र, एक विकासशील राष्ट्र से एक विकसित राष्ट्र, धीमी गति से बढ़ते हुए राष्ट्र से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए राष्ट्र, खाद्यान्न की कमी वाले देश से एक अग्रणी कृषि राष्ट्र। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो खाद्यान्न की कमी थी हमारे पास। ठीक है, जब विदेशों से हमने जो खाना मंगवाया था तो उस समय जो गेहूं भेजा गया था वो इतनी लो क्वालिटी का था, जो वहां पर सुअरों को डाला जाता था, वो वाला गेहूं भेज दिया गया, जिसकी वजह से हमारी सरकार ने डिसाइड किया कि हम हमारा खाद्यान्न है वो खुद उत्पादन करेंगे।
खाद्यान्न फसलें उत्पादन करेंगे। उसके बाद ये हरित क्रांति आई थी। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खाद्यान्न की कमी वाले देश से, जहां पर कमी थी वहां से समृद्ध बन गया, अब हम दूसरे देशों को भी खिला पा रहे हैं। और इसका महत्वपूर्ण जो प्रभाव रहा था वो अपने पंजाब हरियाणा में मेनली रहा था। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ये वाले एरिया में रहा था। भारत के किस राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है? तो जो झूम खेती है ये अपने जो उत्तर पूर्वी राज्य है, ठीक है जी, जो पूर्वी राज्य आप बोल सकते हो या उत्तर पूर्वी राज्य आप बोल सकते हो, मेनली जो ऊपर वाले हैं उत्तर पूर्व की तरफ, वहां पर ये होता है। लेकिन यहां पर पामलू कहां पर बोला जाता है ये अपने को बताना है। तो पामलू है ये मणिपुर में बोला जाता है। कहां पर बोला जाता है? मणिपुर में। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसने लिखी है? तो एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बहुत बार मैं बता चुका हूं। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बहुत बार मैंने आपको बताई है। तो ये किसकी हो जाएगी भाई? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी, जिनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है वो इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है उसमें एक है हिंद स्वराज, ठीक है जी, और एक है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ठीक है जी, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, हिंद स्वराज और गोखले माई पॉलिटिकल गुरु और एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये तीनों हैं जो बहुत बार एग्जाम्स में आती हैं। ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। तो इनके राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? पॉलिटिकल गुरु कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं जिनको इनका राजनीतिक गुरु माना जाता है और इन्होंने पुस्तक भी लिखी है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। इसके अलावा इनके आध्यात्मिक गुरु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? श्रीमद राजचंद्र हो जाएगा। ठीक है जी, श्रीमद राजचंद्र हो जाएगा, राजचंद्र। ठीक है जी, श्रीमद राजचंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनके आध्यात्मिक गुरु हैं। और राजनीतिक गुरु कौन से हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाएंगे। ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर समाप्त हो गया है। आज वाली क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपको यहीं पे याद हो गए होंगे। एक तो अनुच्छेद नंबर 32 वाला अपने को ध्यान रख लेना है, वो इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार दिया जाता है कोई भी रिट जारी करने का। ठीक है जी, ये अपने को ध्यान रख लेना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। राम राम सभी को।